बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का बेसिक इंट्रो में हमने पढ़ना है कि इन्फेक्शियस एजेंट कौन कौन से होते हैं और बेसिक इंफॉर्मेशन लेनी है माइक्रोबायोलॉजी की। तो स्टार्ट करते हैं पहले लेक्चर को माइक्रोबायोलॉजी के। माइक्रोबायोलॉजी नाम से लग रहा है कि हमने इन्फेक्शियस एजेंट्स माइक्रोब्स की स्टडी को कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। हमने वायरसेस को, बैक्टीरिया को, फंजाई, प्रोटोजोआ, हेलमिंथीस और दूसरे इन्फेक्शियस एजेंट को पढ़ना है। तो सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी में आगे बढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इन्फेक्शियस एजेंट्स कौन कौन से होते हैं। ऐसे एजेंट्स या ऐसे सेल्स या मॉलिक्यूल्स या नॉन सेलुलर एलिमेंट्स जो इन्फेक्शन फैला सकते हैं उनको बोलते हैं इन्फेक्शियस एजेंट्स। अब इन्फेक्शियस एजेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो पहले हम इसका फ्लो चार्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इन्फेक्शियस एजेंट। ऐसे एजेंट्स जो इन्फेक्शन फैला सकते हैं उनको बोलते हैं इन्फेक्शियस एजेंट्स। अब इन्फेक्शियस एजेंट्स डिपेंडिंग अपॉन इनकी नेचर क्या है, माइक्रोबायोलॉजी यानी माइक्रोबायोलॉजी में हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस इनकी कैसी होगी, यानी माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस के तौर पर इनकी नेचर क्या होगी, हालांकि ये सेलुलर है या नॉन सेलुलर है। तो डिपेंडिंग अपॉन देयर अरेंजमेंट या इनकी नेचर, तो इनको हम दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं, सेलुलर और नॉन सेलुलर पार्टिकल या एजेंट्स। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं नॉन सेलुलर और यहाँ पर हम लिख सकते हैं सेलुलर पार्टिकल या एजेंट। अब जो नॉन सेलुलर पार्टिकल है इसके अंदर हम प्राइमरीली या फिर ट्रेडिशनली तीन एग्जांपल्स डालते हैं, उनको भी हमने बेसिक रिव्यू लेना है। पहला होगा प्रियॉन्स, दूसरा वायरॉइड्स और तीसरा होगा ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल वायरसेस जिसको हम सिंपल वायरसेस बोलते हैं। तो ये तीन पार्टिकल्स इसके अंदर आते हैं। कौन कौन से? नॉन सेलुलर पार्टिकल्स के अंदर तीन एग्जांपल्स आती हैं। पहला मैंने आपको बताया प्रियॉन्स, दूसरा वायरॉइड्स या वेरियोट्स, मेरी प्रोनाउंसिएशन इतनी अच्छी नहीं है, और तीसरा कन्वेंशनल वायरसेस या फिर सिंपल वायरस लिख सकता हूँ मैं। ठीक हो गया। तो नॉन सेलुलर पार्टिकल के अंदर ये तीन एग्जांपल्स आती है, हम इनका बेसिक ओवरव्यू लेंगे। अब दूसरा जो क्लासिफिकेशन थी वो थी सेलुलर पार्टिकल, मतलब इनकी नेचर सेलुलर है, सेल से मिलके बनते हैं। अब सेल दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो हम इसको मजीद दो में डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन शेप ऑफ द सेल। अगर इनकी शेप प्रोकैरियोटिक यानी इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं है तो इनको बोलेंगे प्रोकैरियोटिक, और अगर इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज भी है तो उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक यानी ट्रू न्यूक्लियस वाले ऑर्गेनिजम्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जिसको किंगडम मोनेरा के नाम से हम जानते थे, इसके अंदर जो बेस्ट एग्जांपल या फिर सिंपल जो होगा वो बैक्टीरिया हो गए। तो बैक्टीरिया असल में प्रोकैरियोटिक वैरायटी के अंदर आते हैं। बैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया, तो हम सिंपल यहाँ पे बैक्टीरिया लिख लेते हैं। अब यूकैरियोटिक के अंदर मजीद क्लासेस आ जाती है डिपेंडिंग अपॉन देयर कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक हो गया। तो कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से हम इनको तरतीब से लिख सकते हैं। इनको क्या क्या लिख सकते हैं, इसके अंदर फंजाई आता है, इसके अंदर प्रोटोजो आता है, इसके अंदर हेलमिंथीस आते हैं। ठीक हो गया। तो पहले हम किसको लिखते हैं, पहले हम फंजाई को लिख लेते हैं। इसके अंदर आ जाते हैं फंजाई, प्रोटोजोआ, स्पेलिंग खराब हो गए, और हम कह सकते हैं हेलमिंथीस या वर्म्स। जो फंजाई है, फंजाई के अंदर भी दो एग्जांपल्स हम कह सकते हैं, स्लाइम मोल्ड्स और दूसरा होता है यीस्ट, सिंपल यीस्ट, इसको मैं यहाँ पे कर लूँ, और दूसरा मोल्ड्स। और वर्म्स के बाद भी एक हायर क्लास आती है जिसको कहते हैं हम एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट के अंदर लीचीज, जिसको उर्दू में जू बोलते हैं, वो आ जाती है। लीचीज या मॉस्क्यूटोस वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये तो हो गया बेसिक क्लासिफिकेशन इसकी। अब यहाँ पर हम पहले हमने कहा कि नॉन सेलुलर पार्टिकल होते हैं और सेलुलर पार्टिकल होते हैं। नॉन सेलुलर पार्टिकल के अंदर प्रियॉन्स, वैरियोट्स और वायरसेस बताए थे। तो सबसे पहले जिसको हम देखने वाले हैं वो है
विरियोट्स। जो विरियोट्स और प्रियॉन्स, इनके वायरसेस से कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस होते हैं। तो वो क्या, विरियोट्स और वायरसेस आपस में किस तरह डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे मैं विरियोट्स को मैं इस तरह से शो करता हूँ, विरियोट को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इनको वायरसेस से कंपेयर्स करते हैं। इस तरह वायरसेस का भी हमारा टॉपिक हो जाएगा। अब विरियोट्स और वायरसेस आपस में डिफरेंट क्यों हैं। अब जो वायरस वायरस में डीएनए भी हो सकता है, वायरस में आरएनए भी हो सकता है, लेकिन एक ही वायरस के अंदर ये दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। मतलब कुछ वायरसेस के अंदर डीएनए होगा, इन वायरसेस को बोलेंगे डीएनए वायरसेस। कुछ वायरसेस के अंदर आरएनए होगा, उसको बोलेंगे आरएनए वायरसेस। लेकिन डीएनए और आरएनए एक ही वक्त में एक ही वायरस के अंदर कभी भी नहीं हो सकता। और विरियोट्स के अंदर जो आरएनए देखने को मिलता है वो आरएनए असल में, सॉरी, विरियोट्स के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होगा वो आरएनए होता है, जबकि वायरस के अंदर न्यूक्लिक एसिड डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। तो जो पहला जो इनका डिफरेंस होगा वो इनके न्यूक्लिक एसिड का होगा। वायरस के अंदर डीएनए और आरएनए दोनों, यानी डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है, दोनों एक ही टाइम पे नहीं हो सकते। पहला डिफरेंस होगा वायरसेस के अंदर डीएनए और आरएनए हो सकता है, लेकिन विरियोट्स के अंदर सिर्फ आरएनए हमें देखने को मिलता है, आरएनए ओनली। अब जो न्यूक्लिक एसिड है वो आरएनए, अब आरएनए किस फॉर्म में होगा, आरएनए का सिंगल मॉलिक्यूल होगा और आरएनए डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में होगा और वो आरएनए सर्कुलर फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर आरएनए विरियोट्स के अंदर। लेकिन वायरसेस के अंदर हम कह सकते हैं कि जो डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। डीएनए सिंगल स्ट्रैंड की फॉर्म में होगा, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड की फॉर्म में भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड की फॉर्म में भी हो सकता है। तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, लेकिन डीएनए डबल स्ट्रैंड नहीं होता। और इसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड सर्कुलर और लीनियर फॉर्म किसी में भी हो सकते हैं, लेकिन विरियोट्स के अंदर हमेशा सर्कुलर फॉर्म में देखने को मिलते हैं। ठीक हो गया। तो ये तो दूसरा डिफरेंस हो गया। पहला था न्यूक्लिक एसिड कौन सा है, फिर न्यूक्लिक एसिड की ओरिएंटेशन या फिर शेप कैसी है। अब वायरसेस में क्या होता है, वायरसेस की अगर शेप देखी जाए तो मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ। तो इस डायग्राम में देखिएगा, इस वायरसेस का आपको सेंटर में नजर आ रहा होगा कोर, ठीक हो गया, और इसको सराउंड करता है एक प्रोटीन कोट। वो प्रोटीन कोट उसको बोलते हैं कैप्सिड, और कैप्सिड छोटे छोटे सब यूनिट से बनती है, उसको बोलते हैं कैप्सोमियर। तो ये आपको नजर आ रहा होगा कोट, इसको बोलते हैं कैप्सिड, ठीक हो गया। और ये कैप्सिड छोटे छोटे मोनोमर जो आपको नजर आ रहा होगा, छोटे छोटे स्केयर्स नजर आ रहे हैं ब्लू रंग के, उनको बोलते हैं कैप्सोमेयर्स। क्या बोलते हैं, कैप्सोमेयर्स। और आपको सेंटर में कोर नजर आ रहा होगा, कोर। तो कोर में क्या चीज़ मौजूद होती है, कोर के अंदर आपको ये न्यूक्लिक एसिड देखने को मिलता है, ठीक हो गया। अब वो यहाँ पर एक एक्सेप्शन बताते हैं। एक्सेप्शन ये बताते हैं कि तमाम वायरसेस के अंदर सिंगल कॉपी होती है इनके जीनोम की, मतलब ये हैप्लॉइड होते हैं, ठीक हो गया। लेकिन एक एक्सेप्शन ये है रिट्रोवायरस डिप्लॉइड होती है, मतलब इनके आरएनए जीनोम की दो दो कॉपी देखने को मिलती है। बाकी जो वायरसेस हैं इनके जीनोम की एक कॉपी देखने को मिलती है, मतलब ये हैप्लॉइड होते हैं। तो वायरस का सेंटर वाला एरिया जिसको बोलते हैं कोर, और इसको सराउंडिंग वाला एक प्रोटीन होती है जिसको बोलते हैं कैप्सिड। क्या बोलते हैं, प्रोटीन कैप्सिड। और न्यूक्लिक एसिड का कोर होता है, न्यूक्लिक एसिड का कोर और कैप्सिड जो कैप्सोमेर से बनती है, इन दोनों को मिला के हम न्यूक्लियो कैप्सिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियो कैप्सिड। इस डायग्राम में देखिएगा, आपको सेंटर में ये न्यूक्लिक एसिड नजर आ रहा होगा और इसको सराउंड करने वाला प्रोटीन कोट जिसको बोलते हैं न्यूक्लियो कैप्सिड मिलाकर, ठीक हो गया। और न्यूक्लियो कैप्सिड को सराउंड करने वाली एक लाइपोप्रोटीन की लेयर होती है जिसको बोलते हैं लिपिड एनवेलप। यानी जिन वायरसेस के अंदर ये लिपिड कवरिंग होगी लाइपोप्रोटीन की, उनको बोलेंगे एनवेलप वायरस, और जिनके अंदर नहीं होगी उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नेकेड वायरस। और जो एनवेलप होता है, एनवेलप वायरस का अपना कभी भी नहीं होता। वायरस ने जो एनवेलप होता है वो चुराया होता है अपने जो होस्ट सेल है उसकी मेम्ब्रेन से। मतलब अगर वायरस हमला करने के बाद, अपनी कॉपी बढ़ाने के बाद सेल से एक्सोसाइटोसिस कर रहा होता है, जैसे ये सेल है और वायरस इससे बाहर निकल रहा है, तो इससे बाहर निकलने के बाद वायरस से खुद उस मेम्ब्रेन की कॉपी को ले लेगा। तो इसकी जो एनवेलप होती है वो इसकी अपनी नहीं होती, बल्कि होस्ट सेल मेम्ब्रेन का एक स्टोलन पीसेस होता है। स्टोलन पीस का मतलब एक चुराया हुआ टुकड़ा। हम पढ़ रहे थे विरियोट्स और
वायरसेस के दरमियान डिफरेंस, तो पहला आरएनए और डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर ओरिएंटेशन, ये भी हो गया। अब तीसरा जो डिफरेंस होगा वो मैंने कहा था कि वायरसेस के अंदर प्रोटीन कोट और प्रोटीन कोट को सराउंड करने वाला लाइपोप्रोटीन एनवेलप होता है। वायरसेस के अंदर प्रोटीन कोट, और प्रोटीन कोट को बताने की ज़रूरत नहीं, इसको बोलते हैं कैप्सिड कोट। प्रोटीन कोट प्लस लाइपोप्रोटीन एनवेलप होता है, लेकिन इसके अंदर ऐसी कोई चीज़ देखने को नहीं मिलती। तो यहाँ पर कोई प्रोटीन कोट नहीं होता और ना ही कोई लाइपोप्रोटीन एनवेलप होता है। ये तो हो गया तीसरा पॉइंट। अब इसके बाद जो विरियोट्स होते हैं, अब जो विरियोट्स के अपना जो आरएनए होता है वो कोई प्रोटीन को कोट नहीं करता होता। वायरसेस का भी ऐसे ही होता है। जो वायरसेस हैं, जो वायरस के अंदर जो प्रोटीन होती है वो असल में वायरल जीन से कोड होती है, ठीक हो गया। लेकिन इनका जो आरएनए वो किसी प्रोटीन को कोड नहीं करता। और इसके बाद जो विरियोट्स होते हैं ये कोई ह्यूमन डिजीज़ कॉज नहीं करते, बल्कि सिर्फ प्लांट डिजीज़ कॉज करते हैं। तो ये सिर्फ प्लांट डिजीज़ कॉज करेंगे, नो ह्यूमन डिजीज़। लेकिन वायरसेस ह्यूमन डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। तो ये था विरियोट्स और वायरसेस का एक कंपैरिजन। इससे आपने वायरसेस का स्ट्रक्चर भी देख लिया होगा। और मैंने आपको बताया था कि वायरस का जो जीनोम होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन थी रीट्रो वायरस की। रीट्रो वायरस के अंदर डबल एंड जीनोम देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं डिप्लॉइड। तो पहला तो हो गया विरियोट्स, अब दूसरा है प्रियॉन्स। अब प्रियॉन्स और वायरसेस या इनका आपस में क्या इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर। प्रियॉन्स, प्रियॉन्स असल में एक इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल है जिसके अंदर कोई न्यूक्लिक एसिड नहीं होता। ये वही प्रियॉन्स है जो हमने बायोकेमिस्ट्री में देखा था फर्स्ट ईयर के अंदर। प्रियॉन्स जो असल में एक प्रियॉन रिलेटेड प्रोटीन बनती थी हमारे सेल, अपने सेल के जीन से। उस प्रोटीन के अंदर अल्फा हेलिकल शेप होती थी, अल्फा हेलिकल शेप। जैसे ये हमारा हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में ये डीएनए, डीएनए से पहले बनता है आरएनए, आरएनए से जो प्रोटीन बनती है उस प्रोटीन के अंदर अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, मतलब इस तरह वाला स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो ये तो था नॉर्मल प्रियॉन प्रोटीन, प्रियॉन रिलेटेड प्रोटीन ऑफ सेलुलर ओरिजिन, जो नॉर्मल प्रियॉन प्रोटीन थी। लेकिन अगर इसी प्रियॉन प्रोटीन या अल्फा हेलिकल के बजाय बीटा प्लेटेड शीट आ जाए तो ऐसी प्रोटीन एबनॉर्मल हो जाएगी। तो अगर इसके अंदर कोई पैथोलॉजिकल कन्फर्मेशन देखने को मिले तो ये प्रोटीन कुछ इस तरह से बन जाए, बीटा प्लेटेड शीट, तो फिर ऐसी प्रोटीन को बोलते हैं पैथोलॉजिकल प्रियॉन रिलेटेड प्रोटीन। और इन्हीं पैथोलॉजिकल प्रोटीन को बोलते हैं प्रियॉन्स, क्योंकि इसके अंदर जो कन्फिग्रेशन है वो बीटा देखने को मिल रही है और ये स्क्रैपी कॉज करती है। तो स्क्रैपी का हम छोटा सा अल्फाबेट ले लेते हैं एससी, तो ये पैथोलॉजिकल प्रोटीन होगी जिसको बोलते हैं प्रियॉन्स। और ये प्रियॉन्स, इनके पास इतनी ज़्यादा कैपेसिटी होती है कि वो डिवाइड कर सकते हैं, इतना डिवाइड कर सकते हैं। और दूसरी तरफ इनको डिस्ट्रॉय करने वाले जो एंजाइम्स होते हैं जिनको प्रोटीलिटिक एंजाइम बोलते हैं। नॉर्मली प्रोटीलिटिक एंजाइम प्रोटीन टर्नओवर करते हैं, मतलब जितनी प्रोटीन बन गई और प्रोटीन बनती है तो उसको तोड़ भी देती है। लेकिन ये वाला जो ये वाली जो प्रियॉन होता है ये रेजिस्टेंट होता है प्रोटीलिटिक एंजाइम के लिए। क्यों? क्योंकि प्रोटीलिटिक एंजाइम बीटा प्लेटेड शीट के ऊपर काम नहीं कर सकते, वो अल्फा हेलिकल ओरिएंटेशन पर जाके काम करते हैं। तो ये वाली जो प्रियॉन होती है ये रेजिस्टेंट होती है प्रोटीलिटिक एंजाइम से, और चूंकि जमा होती रहेगी और ये मल्टीपल कॉपी बनती रहती है, मल्टीपल कॉपी बनती रहती है। और एक अब प्रियॉन प्रोटीन अपने से बिलियन कॉपी को खराब कर देती है। जैसे एक मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है, तो एक बेकार सी प्रोटीन, प्रियॉन प्रोटीन, ये नॉर्मल प्रोटीन को अपने जैसा बना लेती है और बिलियंस ऑफ कॉपी देखने को मिलती है। और जो डिजीज कॉज करवाती है उनको बोलते हैं ट्रांसमिसिबल स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। तो पहले हम प्रियॉन्स को अगले सपने पर जाके लिख लेते हैं। तो जो प्रियॉन्स जो डिजीज कॉज करते हैं उनको बोलते हैं ट्रांसमिसिबल स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। हालांकि ये डिजीज ट्रांसमिट हो जाती है, लेकिन ट्रांसमिट कराने के लिए कोई न्यूक्लिक एसिड इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि इनकी प्रोटीन नेचर ही असल में इनको ट्रांसमिट कराने पे मजबूर कर देती है। तो जो प्रियॉन्स जो डिजीज कॉज करते हैं उनको बोलते हैं ट्रांसमिसिबल स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। ट्रांसमिसिबल स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। और ये इसके डिफरेंट शेड्स देखने को मिलते हैं,
मिसाल के तौर पर ह्यूमंस के अंदर जो डिजीज कॉज करवाती है उसको बोलते हैं क्रोट्सफेल्ड जैकब सिंड्रोम, काऊ के अंदर मैड काऊ डिजीज, शेप के अंदर स्क्रैपी। तो हम लिख सकते हैं क्रोट्स फेल्ट जैकब डिजीज, मैड काऊ डिजीज और स्क्रैपी। जो क्रोट्सफील्ड जैकब डिजीज है ये ह्यूमंस के अंदर देखने को मिलती है, और जो मैड काऊ, काऊ के अंदर, स्क्रैपी शेप के अंदर काऊ, और ये ह्यूमन के अंदर। और ये इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल है और इनकी जो ट्रांसमिशन होती है वो किसी न्यूक्लिक एसिड के बगैर ही होती है। और चूंकि ये जो प्रियन प्रोटीन वो असल में ही हमारे जो सेल्स होते हैं, हमारे जो नॉर्मल प्रोटीन है उन्हीं की ही असल में कॉपी होती है, हमारे सेलुलर जीन से ही ड्राइव होती है, तो इनके खिलाफ कोई इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होता। मतलब इन प्रोटीन के अगेंस्ट कोई इन्फ्लेमेशन या कोई इम्यूनिटी एक्टिव नहीं होती। और इनको जो स्पॉन्जी फॉर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी जो ओरिएंटेशन या मॉर्फोलॉजी होती है, उनकी अपीयरेंस होती है वो स्पॉन्ज लाइक होती है। स्पॉन्ज के अंदर बहुत सारे सुराख होते हैं, जिस तरह इस ये आपको स्पॉन्ज नज़र आ रहा होगा। तो जो स्पॉन्ज के होल्स होते हैं वो असल में वैक्यूल्स होते हैं डेड न्यूरॉन्स के। चूंकि सीएनएस के अंदर एक्यूमुलेट होती है तो न्यूरॉन्स डेड हो जाते हैं, उनके जो वैक्यूल्स रिलीज होते हैं वो वैक्यूल्स असल में स्पॉन्ज वाली अपीयरेंस को एक्वायर कर लेते हैं। स्पॉन्ज के अंदर जो होल्स होते हैं वो असल में वैक्यूल्स होते हैं डेड न्यूरॉन्स के। वैक्यूल्स क्या है? वैक्यूल्स एक वेजिकल्स होती है, स्टोरेज वेजिकल्स। ठीक हो गया। अब प्रियॉन्स को हम वायरसेस से कंपेयर कर लेते हैं, फिर ये हमें दोनों तरफ से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रियॉन्स और यहाँ पे लिख लेते हैं वायरसेस। जो प्रियॉन होते हैं, प्रियॉन के अंदर कोई न्यूक्लिक एसिड नहीं होता, तो प्रियॉन के अंदर नो डीएनए आरएनए। वायरसेस के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, आरएनए हो सकता है या फिर डीएनए हो सकता है, लेकिन एक ही वायरस के अंदर दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। अब पार्टिकल कंटेनिंग प्रोटीन है, अब प्रोटीन होती है इन पार्टिकल के अंदर, दोनों के अंदर होती है, लेकिन जो प्रियॉन्स की जो प्रोटीन होती है वो सेलुलर जीन्स कोड करते हैं। तो इनकी जो प्रोटीन होती है कोडेड बाय सेलुलर जीन्स, और इसी प्रोटीन के अंदर मसला आ जाए, अल्फा हेलिकल शेप से बीटा प्लेटेड शेप बन जाए, तब उसको बोलते हैं प्रियॉन्स। तो प्रोटीन कोडेड बाय सेलुलर जीन्स। लेकिन वायरसेस के अंदर जो प्रोटीन इनकोड होती है वो वायरल जीन से होती है, वायरस के अपने जीन से होती है, सेलुलर जीन से नहीं होती। प्रोटीन कोडेड बाय वायरल जीन्स। और प्रोटीन कौन सी होती है वायरस के अंदर? कैप्सिड, जो हमने कहा था। तो पहला डिफरेंस हो गया न्यूक्लिक एसिड का, दूसरा हो गया प्रोटीन्स का, तीसरा इनकी इनएक्टिवेशन के, जो प्रियॉन्स की इनएक्टिवेशन अल्ट्रावायलेट लाइट और हीट से होती है या नहीं होती। प्रियॉन्स की अल्ट्रावायलेट लाइट और हीट से, और ना ही किसी प्रोटीलिटिक एंजाइम से इनएक्टिवेशन होती है, तो इनकी इनएक्टिवेशन नहीं होती। इनएक्टिवेशन बाय यूवी लाइट और हीट, नो। लेकिन यहाँ पर आपको इनएक्टिवेशन देखने को मिलती है अल्ट्रावायलेट लाइट की स्पेसिफिक वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी और हीट का, यानी प्रॉपर टेम्परेचर के साथ हम वायरस को इनएक्टिवेट कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की क्या अपीयरेंस होती है? अब जो प्रियॉन्स हैं इनकी अपीयरेंस होती है अमाइलॉइड नेचर की। अमाइलॉइड नेचर के बारे में कहा जाता है कि ऐसी एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन जिसके अंदर बीटा प्लेटेड शीट की कन्फर्मेशन होती है, उनको बोलते हैं अमाइलॉइड। तो इनकी जो अपीयरेंस होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वो एक फिलामेंटस रॉड लाइक होती है, जिसको बोलते हैं अमाइलॉइड। वायरसेस की जो कन्फिग्रेशन या कन्फर्मेशन देखने को मिलती है वो दो तरह की हो सकती है, इकोसाहेड्रल और हेलिकल। हेलिकल के अंदर एक सॉलिड सी कॉइल बना लेते हैं, और इकोसाहेड्रल के अंदर एक इकोसाहेड्रॉन बन जाते हैं, मतलब 20 ट्राइंगल जमा हुए हुए होते हैं। मैं आपको डायग्राम से दिखा देता हूँ। तो ये आपको डायग्राम से नज़र आ रहा होगा, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा ये वाला, एक ये इकोसाहेड्रल हो गया और नीचे वाला हो गया हेलिकल अरेंजमेंट। ठीक हो गया। और ये अरेंजमेंट असल में कैप्सोमेयर्स की होती है, इसकी वजह से प्रॉपर शेप देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वायरसेस के अंदर इकोसाहेड्रल या हेलिकल। इसके बाद जो इन्फेक्शन है या एंटीबॉडी या इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस प्रियॉन्स के अंदर नहीं होता है, क्योंकि इनकी जो प्रोटीन्स होती है वो सेल, अपने ही सेल के जीन से कोड होती है,
और ऑटो इम्यूनिटी या इन्फ्लेमेशन अपनी सेल्स के अगेंस्ट कैसे हो सकती है। तो यहाँ पर आपको एंटीबॉडी या इम्यूनिटी और इन्फ्लेमेशन नहीं देखने को मिलती, नो। लेकिन यहाँ पर आपको इन्फ्लेमेशन और इम्यूनिटी देखने को मिलती है, क्योंकि वायरस तो बाहर से ड्राइव होता है। तो ये था प्रियॉन्स और वायरसेस। अब हमने बेसिक ओवरव्यू ले लिया, हमने कंपेयर करते हुए समझ लिया। अब हमने वायरसेस को बैक्टीरिया से कंपेयर करना है, ठीक हो गया। यानी वायरसेस को सेलुलर ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वायरसेस या नॉन सेलुलर एलिमेंट्स वर्सेस सेलुलर एलिमेंट्स। एग्जाम्पल में हम बैक्टीरिया ले लेते हैं, ठीक हो गया। अब पहला जो इनका डिफरेंस होता है वायरस में, वायरस एक प्रॉपर, हम वायरस को सेल नहीं कह सकते, क्योंकि सेल के अंदर हम कहते हैं कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है या फिर न्यूक्लियाइड होता है। न्यूक्लियस किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस होता है यूकैरियोटिक में, और न्यूक्लियाइड होता है बैक्टीरिया के अंदर। न्यूक्लियस का मतलब अगर जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंड हो तब उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। कैसे कि अगर जो ये जेनेटिक मटेरियल है, अगर जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही पड़ा हुआ है तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियाइड, यानी ये किसी मेम्ब्रेन से कवर नहीं है। लेकिन अगर जेनेटिक मटेरियल किसी स्पेसिफिक मेम्ब्रेन से कवर है तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। इस पूरे ऑर्गेनेली को बोलते हैं न्यूक्लियस। अगर हम बैक्टीरिया देखें, बैक्टीरिया में सेल्स होते हैं। तो यहाँ पर सेल का मतलब होता है सेंटर में न्यूक्लियस हो, जिसके अंदर डीएनए हो, साइटोप्लाज्म से स्टोर हो, ठीक है, या सराउंडेड हो, स्टोर ना हो, सराउंडेड हो, और साइटोप्लाज्म के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर कोई सेल नहीं होता, लेकिन यहाँ पर आपको सेल देखने को मिलते हैं। सेल के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस या न्यूक्लियाइड, बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियाइड होता है और न्यूक्लियस होता है यूकैरियोटिक में। इसका एक साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर एनर्जी की प्रोडक्शन और प्रोटीन के सिंथेसिस होती है। प्रोटीन के सिंथेसिस राइबोसोम से एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। इसके माइटोकॉन्ड्रिया किसके अंदर? यूकैरियोट में। और बैक्टीरिया में जो असल में इनकी इनर मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन की इनर फेस होता है, वही माइटोकॉन्ड्रिया वाला काम कर रहा होता है। तो साइटोप्लाज्म में एनर्जी की प्रोडक्शन होती है और प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, ठीक हो गया। लेकिन वायरसेस के अंदर कोई प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती और एनर्जी की प्रोडक्शन भी इनमें नहीं होती, और ये होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होती है अपनी सर्वाइवल के लिए। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैथोजन। तो ये डिपेंड होते हैं होस्ट पर, किस चीज़ के लिए? एनर्जी के लिए और प्रोटीन के लिए। लेकिन बैक्टीरिया ये एक्स्ट्रा सेलुलरली रेप्लिकेट करते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया इसकी एक्सेप्शन है जो होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। वैसे बैक्टीरिया होस्ट के ऊपर डिपेंड नहीं होते, लेकिन दो एक्सेप्शन आपको देखने को मिलती है। एक है रिकेट्सिया और दूसरा होता है क्लैमिडिया। पता नहीं मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप इसके स्पेलिंग को देख लीजिएगा। तो दो क्लास ऐसी होती है बैक्टीरिया की जो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैथोजन के अंदर आती है, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैथोजन के अंदर आती है। इंट्रासेलुलर पैथोजन, ऑब्लिगेट का मतलब प्राइमरी या सोलली यानी इंपॉर्टेंट, और इंट्रासेलुलर का मतलब सेल के अंदर जाके सर्वाइव करना, और पैथोजन का मतलब बीमारी फैलाना। तो जो पहला पॉइंट हो गया, सेल नहीं होता, दूसरा एनर्जी की प्रोडक्शन नहीं होती, तीसरा होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक हो गया। अब इसके बाद हम देख लेते हैं मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन कि किस तरह से रेप्लिकेट करते होते हैं। जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया डिवाइड करते हैं बाइनरी फिशन से, दूसरे यूकैरियोटिक होते हैं वो माइटोसिस से करते होते हैं। फंजाई के अंदर स्पेसिफिकली यीस्ट के अंदर बडिंग देखने को मिलती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाइनरी फिशन बैक्टीरिया के अंदर, लेकिन वायरसेस के अंदर कोई बाइनरी फिशन नहीं होता, बल्कि वायरसेस में ये होता है कि एक वायरस डिसअसेंबल होता है और वो बहुत सारी कॉपी बनाता है न्यूक्लिक एसिड की, और दोबारा ये रीअसेंबल होते हैं। ये हम पढ़ेंगे HIV की लाइफ साइकिल के अंदर, ठीक हो गया। तो वायरस किस तरह से रेप्लिकेट करते हैं? डिसअसेंबल होते हैं, कॉपीज़ बनाते हैं, फिर रीअसेंबल होते हैं, इस तरह से अपने नंबर को बढ़ाते हैं। इसके बाद जो वायरसेस के अंदर कोई मोटिलिटी नहीं देखने को मिलती, तो वायरसेस के अंदर नो मोटिलिटी, लेकिन यहाँ पे मोटिलिटी देखने को मिलती है। स्पेसिफिकली बैक्टीरिया के अंदर
हम कह सकते हैं फ्लैजेला, ठीक हो गया। बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजेला, और फंजाई के अंदर मोटिलिटी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन पैरासाइट्स के अंदर डिफरेंट मोड ऑफ मॉडिफिकेशन। तो यहाँ पर हम फ्लैजेला, प्रोटोजोआ के अंदर फ्लैजेला, सिलिया और सूडोपोड्स ये होते हैं, ठीक हो गया। तो फ्लैजेला बैक्टीरिया के अंदर। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, बैक्टीरिया में डीएनए और आरएनए हो सकता है, यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में एक ही सेल के अंदर डीएनए और आरएनए दोनों हो सकते हैं। लेकिन वायरस वैसे सेल नहीं है, तो वायरस के एक पार्टिकल के अंदर हमें सिर्फ या तो डीएनए देखने को मिलेगा या आरएनए देखने को मिलेगा। इसी की बेस पर हम उसको बोलते हैं डीएनए वायरस या आरएनए वायरस। तो आरएनए और डीएनए, ठीक हो गया। तो ये तो था वायरस और बैक्टीरिया, मतलब एक सेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म के दरमियान डिफरेंस। अब हम यहाँ से इसको देख लेते हैं, बेसिक फ्लो चार्ट से या फिर टेबल से देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बायोलॉजिकल रिलेशनशिप बता दिया। इसके बाद वो बताता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या डिफरेंस होता है। प्रोकैरियोटिक का मतलब इनमें ट्रू या डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता, यहाँ पे ऐसा डीएनए जिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर नहीं होता प्रोकैरियोटिक में, लेकिन यूकैरियोटिक में होता है। माइटोटिक अपरेटस या माइटोसिस प्रोकैरियोटिक में नहीं होती, बल्कि बाइनरी फिशन से डिवाइड करते हैं। यूकैरियोटिक में माइटोसिस या माइटोटिक स्पिंडल्स की फॉर्मेशन होती है। क्रोमोसोम का नंबर, क्रोमोसोम बैक्टीरिया के अंदर एक ही होता है, लेकिन यूकैरियोट में एक से ज़्यादा हो सकते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया में नहीं होते, लेकिन यूकैरियोट में होते हैं। जो इसके जीनोम के अंदर प्रोकैरियोट के या बैक्टीरिया के कोई हिस्टोन नहीं होती, लेकिन यहाँ पे हिस्टोन होती है। राइबोसोम का साइज थोड़ा छोटा होता है 70s, लेकिन इसका साइज काफ़ी बड़ा होता है। अब सेल वाल यूकैरियोट में नहीं होती, अगर स्पेसिफिकली ह्यूमन सेल की बात करें, लेकिन फंजाई वाले में काइटिन से मिलकर बनी होती है, लेकिन यहाँ पे सेल वाल देखने को मिलती है और ये पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलकर बनती है। पेप्टिडोग्लाइकेन असल में क्या है? पेप्टिडोग्लाइकेन में पेप्टाइड और ग्लाइकेन चेन्स होती है। ग्लाइकेन चेन को जोड़ने वाला पेप्टाइड यूनिट होता है, जिसको बोलते हैं टेट्रापेप्टाइड। जबकि काइटिन ये एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन, इसका होमोपोलीमर है एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन का, ठीक हो गया। फिर हमने कहा था कि जो प्रोटोजोआ के अंदर 3 मोड ऑफ मॉडिफिकेशन या फिर मोटिलिटी के पैटर्न होते हैं, फ्लैजेला, सिलिया और सूडोपोड्स, जबकि मोटाइल बैक्टीरिया से फ्लैजेला के जरिए ही मूव कर सकते हैं। तो ये था बेसिक ओवरव्यू। अब इसके चैप्टर के पल्स या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ले लेते हैं, या इस चैप्टर की समरी को। जो एजेंट्स होते हैं ह्यूमन इन्फेक्शियस बैक्टीरिया के, वायरसेस के साथ मैंने प्रियॉन्स और वेरियोट्स को भी एक्सप्लेन किया था। फिर हमने बात किया था बैक्टीरिया, फिर फंजाई के अंदर यीस्ट या मोल्ड, यीस्ट डिवाइड करते हैं बडिंग से, जबकि मोल्ड्स डिवाइड करते हैं माइटोसिस से। इसके बाद हमने प्रोटोजोआ बताया था, हेलमिंथेस। बैक्टीरिया सेल में प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस होता है, मतलब ट्रू डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि ह्यूमंस, फंजाई, प्रोटोजोआ, हेलमिंथेस में यूकैरियोटिक होता है। वायरसेस को सेल नहीं कह सकते, इनके अंदर न्यूक्लियस होता ही नहीं है, या तो आरटीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है न्यूक्लिक एसिड के तौर पर। तमाम सेल के अंदर डीएनए और आरएनए होता है, दोनों होते हैं, लेकिन वायरसेस के अंदर या तो सिर्फ डीएनए होगा या आरएनए होगा, कभी भी दोनों नहीं हो सकते। बैक्टीरिया और फंजाई में के सेल्स होते हैं, उनको सराउंड करने वाली एक रिजिड सेल वॉल होती है। बैक्टीरिया के अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन, फंजाई के अंदर काइटिन, जबकि ह्यूमन में, प्रोटोजोआ में, हेलमिंथेस सेल में फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन होती है। अब बैक्टीरिया के जो सेल वॉल है इसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन, जबकि फंजाई के सेल वॉल में काइटिन होता है। तो ये था बेसिक ओवरव्यू इसके पहले चैप्टर का। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।